नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, यह हमारी 16वीं कक्षा है और इस कक्षा में आज हम अभ्यास करने वाले हैं अधिगम से संबंधित प्रश्नों का। छात्रों, यह प्रश्न जो इस वीडियो में अब आगे आने वाले हैं, यह प्रायः बहुत सी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और छात्रों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे और आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम आज इनका अभ्यास करते हैं और इन पर अपनी पकड़ बनाते हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप आसानी से अधिगम से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाए। गहने के अनुसार अधिगम के सोपान हैं। बताइए कितने सोपान हैं? 5, 8, 4, 10 कितने हैं? मैंने बताया था गहने की अष्ट सोपान की। राइट आंसर क्या आएगा? 8। फिर दूसरा प्रश्न है संबंधवाद के प्रतिपादक है। बताइए कौन है? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलव या स्किनर? कौन है? जी यस, राइट आंसर है थॉर्नडाइक। सीखने के नियम किसकी देन है? बताइए किसकी नियम है? मुख्य नियम बताएं, गौण नियम बताएं, इन्होंने किसकी देन है? यस, राइट आंसर है थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शास्त्रीय अनुकूलन किसने दिया? यस, पावलव ने। पावलव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और पावलव किस लिए प्रसिद्ध है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? देखिए क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का। स्किनर ने किस किस पर प्रयोग किया? चूहों और कबूतरों पर। जीन पियाजे के सिद्धांत को जाना जाता है। आगे हम इस सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक रूप से उसे जाना जाता है। राइट आंसर है ए। अधिगम के संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइए कौन है? ब्रूनर, स्किनर, गेने, कोहलर, गैस? यस, ब्रूनर। ब्रूनर ने अधिगम के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? संरचनात्मक सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, गेस्टॉल्ट, संबंधवाद? यस, राइट आंसर क्या आएगा? सही, गेस्टॉल्ट। सूच का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रतावाद का भी सिद्धांत कहते हैं। जब मैंने आपको इस सिद्धांत के उपनाम बताए थे तब आपको मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अन्य प्रश्न हम देखते हैं जो भी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। बताइए सीखने पे सबसे पहला काम किसने किया? पावलव ने। राइट आंसर आएगा पावलव। निम्न में से शरीर वैज्ञानिक थे, कौन थे? पावलव। स्किनर ने प्रयोग किया। बताइए किस पे? कुत्ते पर, चिंपांजी पर, बंदर पर, चूहा व कबूतर पे। सभी जानते हैं चूहे और कबूतर पे। तो राइट आंसर क्या होगा? द। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? जितने भी नियम, सीखने के नियम, मुख्य नियम, गौण नियम, इन सब का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। बताइए क्या असत्य कथन है? अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है, प्राणी निष्क्रिय होता है, साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्राणी निष्क्रिय होता है। देखिए जो क्रिया प्रसूत, क्रिया से आप यूं जानिए कि क्रिया के अंदर है ही क्या? क्रिया करने की बात कह रहे हैं कि जो जितना सक्रिय रहेगा उसको उतनी ही प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो निष्क्रियता वाला कथन है वो गलत होगा। आगे हम देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया है, क्या है? विलोपन तथा विभेदन, सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति और उक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आएगा? उक्त सभी। देखिए अधिगम में क्या होता है? विलोपन और विभेदन, है ना। कुछ चीज़ों को हम भूलते हैं और कुछ में विभेद करना सीखते हैं। सामान्यीकरण हम करते हैं अधिगम में। स्वतः पुनः प्राप्ति, हमें वापस पुनः प्राप्ति होती है अभ्यास के द्वारा। तो इस तरह से अधिगम की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, जिसको साइन थ्योरी भी कहा और संकेत अधिगम सिद्धांत भी कहा, किसने बताया था? ये टॉलमैन ने। राइट आंसर क्या होगा? टॉलमैन। बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। बताइए कौन कौन से बताए थे? हमने इनकी चर्चा भी की थी। अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले अवधान, फिर उसके बाद में स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। फिर आगे हम चलेंगे कि अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना है। मतलब कि वह सही अनुक्रिया करेगा, क्या बढ़ जाती है, घट जाती है, तटस्थ रहती है या अनवरत रहती है? बालक देखिए इस प्रश्न को समझिए कि अपशब्द बोल रहा है और उसकी पिटाई कर दी गई, तो वह क्या अनुक्रिया? अनुक्रिया से मतलब क्या है यहाँ पर?
जो हम पॉजिटिविटी चाह रहे हैं बालक से, तो वो क्या होगी, घट जाती है। क्योंकि वो नेचुरल सी बात है, जब उसने अपशब्द कहे हैं और उसकी पिटाई हो गई तो उसको क्रोध भी आ रहा होगा। बाद में वह चाहे अपनी गलती का एहसास उसे हो जाए, लेकिन एक बार तो वह सही अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है। छात्रों, मैंने आपको बताया था क्षेत्रीय सिद्धांत में कौन आते हैं, गेस्टॉल्टवादी आते हैं। तो राइट आंसर आएगा गेस्टॉल्टवादियों का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व की नकल करना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, अनुकरण। जब हम दूसरे व्यक्ति का बाह्य अनुकरण, मतलब उसका जैसा अनुकरण करते हैं, तो उसकी जैसी नकल करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अनुकरण। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, स्वचिंतन, स्वक्रिया और स्वानुभव। इस लाइन को आप याद रखिएगा। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, स्वचिंतन, स्वक्रिया और स्वानुभव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ये जीन पियाजे को हम आगे से पढ़ेंगे। तो अपने वातावरण के साथ इन्होंने सामंजस्य बिठाने की बात कही है। कौन है ये, जीन पियाजे। सीखने के प्रयास में भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने कहा था, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ही अपर नाम है ये। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को बताइए क्या करता है, घटाता है, रोक देता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। देखिए, अगर आपको पता है कि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा है उसमें चयन होगा। तो इससे क्या होगा, सीखने की गति आपकी घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपको एक मंजिल दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जब परिणाम का ज्ञान हमें होता है तो हमारी सीखने की गति बढ़ती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रमशः, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक देखिए सीखने की गति में तेजी आ जाती है, मंदी आ जाती है, सामान्य हो जाती है। बताइए क्या आएगा, तेजी आ जाती है, क्योंकि यहाँ जो बालक होता है वह सक्रिय होने लगता है। और आप देखें तो जीवन का यही एक काल ऐसा है जिसमें बालक को स्वर्णिम उपलब्धि प्राप्त होती है। आगे हम देखें, ध्यान आकर्षित होने की मुख्य भूमिकाएं होती है। बताइए क्या होती है, उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, तीव्र होगा, प्रभावशाली होगा, उतना ही वो हमें आकर्षित भी करेगा। तो ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपक की तीव्रता। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, बताइए किस पे किया, कुत्ते पर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा, कह रहे हैं ना हम अभी आपको बताया, फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, पावलोव है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं का है और नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। तो इस तरह से जो कई सारे फैक्ट आपको जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके साथ में याद होने चाहिए। किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया की बात कौन कर रहे हैं, स्किनर। आगे हम चलेंगे, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। छात्रों, जब शैक्षिक योगदान हमने क्रिया प्रसूत का देखा था तब एक पॉइंट मैंने आपको यह भी बताया था कि जो इन्होंने अभिक्रमित थ्योरी है उसका जो आविष्कारक है वो कौन है, स्किनर है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, स्किनर। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा होता है। बताइए आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन क्या होगा, अधिक प्रभावी होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या किसके द्वारा की गई, अंतर्दृष्टि, सूझ, सब किसने, गेस्टॉल्टवादियों के द्वारा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, कोहलर ने। कोहलर, कॉफा और वर्दीमर प्रमुख है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वह किसकी देन है, कोहलर की है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, आत्मसातकरण। इसको ध्यान रखिएगा छात्रों, जो प्रचलित योजनाएं होती है उसमें नई जानकारी जब हम जोड़ लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। अब उसको हमने और ज़्यादा सीख लिया। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, हम देखेंगे, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ जो ऑप्शन है उसकी ओर हम देखते हैं कि सीखना कुछ नया करना है, दूसरा है
सीखना अनुभवों का संगठन होता है। तीसरा है सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। और चौथा है सीखने की आवश्यकताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो छात्रों यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो तीसरा है वह बड़ा अजीब लग रहा है कि सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, जबकि पूछा क्या गया था कि निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। तो यही एक ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं लग रहा है। आगे हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम परिस्थितियां जो होती है वह प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं होती है ना। प्रेरणा का अभाव है तो अधिगम कहाँ से होगा, जीवन से संबंध नहीं है तो भी अधिगम नहीं होगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो क्या है, अधिगम परिस्थिति। आगे हम देखेंगे कि अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होती है। बताइए कौन सी होती है। कक्ष वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें है वह है कक्ष वातावरण। तो राइट आंसर क्या आएगा, नंबर 1, क्योंकि और जो है वह सभी के इसके उपांग मात्र है, लेकिन कक्ष वातावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अधिगम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक या केवल बचपन तक। तो राइट आंसर क्या होगा, जीवन पर्यंत। अधिगम व्यक्ति का हमेशा होता रहता है, वह जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता ही रहता है। फिर है अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, केवल कक्ष में। बताइए कहाँ होता है, विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों। इसमें संपूर्ण समाज समाहित हो गया है कि न केवल हम सीखते विद्यालय में हैं अपितु बाहर भी, यानी कि जो हमारा बाहर का समाज है वहाँ भी हम अधिगम करते रहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति या परिपक्वता। जी यस, राइट आंसर क्या आएगा, नंबर 4, परिपक्वता। देखिए ज्ञान तो अधिगम से ज्ञान होता है, संकल्पना का निर्माण होता है, एक अभिवृत्ति बनती है अधिगम से, लेकिन जो परिपक्वता होती है वह तो समय के अनुसार ही आती है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, नंबर 4। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या गेस्टल्टवाद। देखिए अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा था और इनका संबंध किससे है, पहले वाद से, किससे, व्यवहारवाद से। तो राइट आंसर आएगा नंबर 3। निम्न में से किसको वर्ष 2004 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए नोबेल पुरस्कार के साथ में एक मनोवैज्ञानिक को आप जरूर याद कर लीजिए, इवान पावलोव। तो राइट आंसर क्या आएगा, पावलोव, नंबर 4। आगे हम देखेंगे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक है। बताइए कौन है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर। राइट आंसर क्या आएगा, पावलोव। फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, पावलोव। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, देखिए छात्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संज्ञानात्मक समाजवाद, संयोजनवाद और साहचर्यवाद। क्या है, कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद के नाम से यह जाना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, पहचानिए आप। कर्ट लेविन का मानवतावादी, बिल्कुल गलत है। थॉर्नडाइक संयोजनवाद अभी आपने जाना, तो यही राइट आंसर आएगा। मैस्लो का ये नहीं है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उनका। और स्किनर का कौन सा है, क्रिया प्रसूत है। तो शास्त्रीय अनुबंधन भी बिल्कुल गलत है। आगे हम चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। अभी हमने पढ़ा था कौन है। देखिए प्रश्न की जो भाषा है वह बदल गई है, लेकिन राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन जो है उस पद्धति के जो जनक है वो कौन माने जाते हैं, स्किनर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, पावलोव, उत्सर्जित अनुक्रियाएं, कोहलर, अंतर्दृष्टि अधिगम, थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत, स्किनर, अधिगम के नियम। तो राइट आंसर इसमें क्या है, कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने। कोहलर ने विकसित किया, क्या विकसित किया, एसआर बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइड सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत, कंडीशनिंग सिद्धांत। बताइए कौन सा, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, बताइए किसका है, पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति या प्रत्यक्षण का, या
उद्दीपन सामान्यीकरण का राइट आंसर क्या आएगा? समग्राकृति। गेस्टोल्ट का मतलब ही क्या होता है? समग्राकृति। तो यह कौन से अधिगम का परिणाम है? समग्राकृति प्रत्यक्षण का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वही प्रश्न दोबारा आया है। कौन है? राइट आंसर है नंबर 4 कोहलर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? याद होना चाहिए छात्रों आपको, बंडूरा के द्वारा। देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, बताइए कहाँ से होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से? कहाँ से? संपर्क से। समाज में जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ में संपर्क करते हैं तो वही सामाजिकता कहलाती है और इसी को हमने क्या कहा यहाँ? सामाजिक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है क्या? सक्रिय, प्रेक्षणात्मक, अंतर्दृष्टि या अनुभवजन्य? राइट आंसर क्या आएगा? प्रेक्षणात्मक, क्योंकि इसमें संपर्क पे बल दिया गया है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रेक्षणात्मक। आगे हम देखेंगे अनुसार जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? देखिए दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है तो क्या कहेंगे हम इसको? सामाजिक अधिगम। समाज में जा रहा है, दूसरे के व्यवहार को देख रहा है तो वो अधिगम होगा सामाजिक अधिगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पावलोव के प्रयोग में भोजन है, बताइए क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया? राइट आंसर क्या आएगा? अनअनुबंधित उद्दीपक। जो पावलोव है उनके प्रयोग में भोजन क्या है? अनअनुबंधित उद्दीपक है। 15वां प्रश्न हम देख लेते हैं। अधिगम है क्या है? सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया या कोई नहीं? देखिए अधिगम क्या है? एक मानसिक क्रिया है। अधिगम हमेशा मानसिक क्रिया होता है। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। देखिए जब वही है तत्परता, उत्तेजना जब होती है तो उत्तेजना के कारण क्या होता है? वह तीव्र गति से सीखता है। आगे हम देखेंगे कि कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है निष्पादन। किसी कार्य को करके उसका जो परिणाम है वो दे देना क्या कहलाता है? निष्पादन। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अनुबंधन का नाम आते ही आप याद कर लीजिएगा, पावलोव। अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? सहकालिक अनुबंध में। यह थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है प्रयोग की, आपको याद होनी चाहिए कि अनुबंधित उद्दीपक और अनअनुबंधित उद्दीपक किसमें दिए जाते हैं? सहकालिक अनुबंध में। पावलोव ने अपने प्रयोग किस पे किए थे बताइए? कुत्ते पर। क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन है? स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक, शारीरिक या ऐच्छिक? क्योंकि क्रिया करना व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर करता है, इसलिए किस में आता है? ये ऐच्छिक में। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए अधिगम स्थानांतरण से यह प्रश्न बना है। जब किसी चीज का कोई प्रभाव न पड़े, न वो सहायक हो न बाधक हो, तो ऐसा जो स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? शून्य अंतरण। संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह कौन से अधिगम की श्रेणी में आता है? धनात्मक या सकारात्मक अंतरण, स्थानांतरण भी कहते हैं इसे। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं के अर्जन के लिए, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु या उपयुक्त सभी? राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से अधिगम नहीं है? वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान या उक्त सभी? उक्त सभी। ये अधिगम के रूप नहीं है। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक चीजें हैं, इसलिए यह अधिगम, इनसे अधिगम नहीं होता है। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वातावरण, थकान व ऊब, आयु व परिपक्वता, उक्त में से कोई नहीं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे हम देखेंगे किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए। अधिगम अशक्तता, यानी कि उसने सही ढंग से सीखा नहीं है, इसलिए उसको इन चीज़ों में परेशानी हो रही है।
अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का लक्षण है। विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कमी, उक्त सभी इसमें राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो अधिगम में अशक्त बालक हैं उनके सामने ये सारी समस्याएं आती हैं। अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? नई शिक्षा नीति, स्वप्रेरणा, धन, पूर्व ज्ञान। तो राइट सर्वोत्तम आंसर इसमें क्या होगा? स्वप्रेरणा। देखिए, जब तक आपकी खुद की प्रेरणा नहीं है तब तक आप उपयुक्त उचित अधिगम नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? तत्परता, मैंने टैप से आपको याद करवाया था। टी तत्परता, ए अभ्यास और पी प्रभाव या परिणाम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? सादृश्यता का नियम। ऐसा कोई नियम उन्होंने नहीं दिया। गेस्टॉल्ट शब्द का अर्थ है, बताइए क्या है? समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता, उक्त सभी। तो ये सभी गेस्टॉल्ट के पर्याय हैं, इसलिए इसमें राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। आगे हम और देख लेते हैं कि वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, कौन सा कारक नहीं करता? प्रेरणा, अधिगम विधि, वर्ष, माह, विषय वस्तु की प्रकृति। बताइए क्या? वर्ष या माह, ये कोई कारक नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता हो, इसलिए राइट आंसर इसमें आएगा नंबर 3। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या प्रस्तुतिकरण। बताइए प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुतिकरण ही डिपेंड करता है कि वह कितने अच्छी तरीके से शिक्षक शिक्षार्थी को सिखा पाएगा। इसलिए शिक्षक से संबंधित कार्य जो कारक है वह कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। आगे प्रश्न है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है, किससे होती है? विद्यालय के भौतिक वातावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3, विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से जो अधिगम होता है वह प्रभावित होता है। आगे है कि क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण या पुनर्बलन। सभी जानते हैं क्रिया प्रसूत में किसको प्रमुखता दी गई है? पुनर्बलन को। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता। तो इनमें से राइट आंसर क्या आएगा? अवधान, क्योंकि यह जिसमें जितना ज़्यादा अवधान केंद्रित होता होगा वह उतना ही अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है वो इनमें से है अवधान। तो इस तरह से छात्रों, आज हमने इन प्रश्नों के माध्यम से अधिगम के सिद्धांतों को एक बार पुनः इनके ऊपर अभ्यास किया, और मैं समझती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा इनसे कि किस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप पुनः इनका अभ्यास कीजिए, इन्हें सुनिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सब का संकलन मैंने आपके लिए इस वीडियो में किया है। तो इनका अभ्यास कीजिए, इन पर अपनी पकड़ बनाइए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।